गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे और आप सभी को ज़ोर शोर से पढ़ाई हो रही होगी। बहुत बढ़िया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विजन IAS 365 का पॉलिटी सेशन का हम लोग फर्स्ट सेक्शन पढ़ चुके हैं, जिसमें संविधान से संबंधित मुद्दे को हम लोग देखे हैं। हम लोग सभी देखें, मूल ढांचे के सिद्धांत देखें, जिला न्यायालय की स्वतंत्रता के मूल ढांचा देखें, अनुच्छेद 370 के निरसन देखें, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में संशोधन की बात करते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात किए, व्यक्तित्व का अधिकार की बात किए, हेट स्पीच की बात किए, उपासना स्थल अधिनियम 1991 की बात किए और कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ की भी बात किए। आज हम लोग देखेंगे संसद, राज्य विधानमंडल, स्थानीय सरकार की कार्य प्रणाली, नंबर 2 सेक्शन। ओके, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। संसद, राज्य विधानमंडल, स्थानीय सरकार की कार्यप्रणाली को अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले चलो इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि क्लियर दिखे। इसमें देख रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव फर्स्ट है। अविश्वास प्रस्ताव ये सुर्खियों में क्यों है? तो हम लोग जानते हैं कि मानसून सत्र याद करने की चीज़ है। मानसून सत्र में केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो थोड़ा अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है इसको भी थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव क्या है? अविश्वास प्रस्ताव एक विधायी प्रस्ताव है। विधायी प्रस्ताव याद रखना है, क्या है? विधायी प्रस्ताव। केवल और केवल लोकसभा में ही इसे पेश किया जाता है। इसके द्वारा विपक्ष सरकार के बहुमत और शासन करने की क्षमता को चुनौती देती है। एग्जैक्ट क्लियर। तो अविश्वास प्रस्ताव समझ गए, ये विधायी प्रस्ताव है, केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, विपक्ष द्वारा सरकार के बहुमत शासन करने की क्षमता को चुनौती देती है। अविश्वास प्रस्ताव बस इतना ही है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। संसदीय लोकतंत्र में कोई सरकार तभी तक सत्ता में रह सकती है जब तक उसके पास प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन अर्थात लोकसभा में बहुमत हो। इसका अर्थ यह है कि यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मौजूदा सरकार गिर जाती है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में उस सदन के किसी सांसद द्वारा ही लाया जा सकता है। टू द नोटेड पॉइंटेड। सर जी आप लोग इसको अच्छे से ध्यान में रखें कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में उस सदन के किसी सांसद द्वारा ही लाया जा सकता है। एग्जैक्ट क्लियर? वेरी गुड, इस पॉइंट को याद रखना है। अब देखते हैं संवैधानिक अनुच्छेद लोकसभा में कार्य संचालन के नियम क्या क्या है। तो एक पॉइंट है अनुच्छेद 75(3). अनुच्छेद 75(3) को क्या कहता है कि भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में उल्लेख है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामुदायिक रूप से उत्तरदायी होगा। इस आर्टिकल को भी याद रखें कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होंगे। आर्टिकल 75(3) में कहा गया। इसी प्रकार राज्य स्तर पर देखते हैं, जैसे विधानमंडल की बात कर रहे हैं तो 164(2) में है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानमंडल के प्रति सामुदायिक होंगे। तो लोकसभा में 75(3) और राज्यसभा में राज्य विधानमंडल में 164(2) में। लोकसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम क्या है? लोकसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 198 में मंत्रिपरिषद में
अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। अब इसमें ये देख रहे हैं कि क्या कहता है, लोकसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों यानी कि नियम 198 में मंत्रिपरिषद के अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में प्रावधान किया गया है। अविश्वास प्रस्ताव का आधार क्या है? अविश्वास प्रस्ताव का आधार क्या है? तो अविश्वास प्रस्ताव के लिए कोई आधार निर्धारित नहीं किया गया है। कोई आधार निर्धारित नहीं किया गया है, इसको याद रखना है। भाषण, अगर कभी क्वेश्चन में आता है कि अविश्वास प्रस्ताव का आधार है, तो इसमें कोई आधार निर्धारित नहीं है। जब तक सदन द्वारा प्रस्ताव पेश करने की अनुमति नहीं दी जाती, तब तक प्रस्ताव के समर्थन में कोई भी भाषण नहीं दिया जा सकता। दोबारा नया प्रस्ताव क्या है? तो एक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होने और सदन द्वारा उसे अस्वीकार कर दिए जाने के बाद उस सत्र में दूसरा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कह रहा है कि दोबारा, एक तो जब तक अविश्वास प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी जाती तक तो इस समर्थन में कोई भाषण नहीं दिया जाएगा, और जब तक इसमें प्रस्ताव होने, क्या बोलता है, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होने के सदन द्वारा अस्वीकार अगर कर दिया जाता है, तो जो पूरे सत्र में, इस सत्र में दोबारा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। कुछ है अविश्वास प्रस्ताव के सामान्य प्रक्रिया क्या है, तो इसको आप देख सकते हैं। जब सदन में विपक्षी दलों को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो यह सरकार अपना विश्वास खो चुकी है, तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। दूसरा है, लोकसभा अध्यक्ष परीक्षण करता है कि अविश्वास प्रस्ताव सही है या नहीं। नोटिस प्रस्तुत करने वाला सदस्य अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए सदन की अनुमति मांगता है। नेक्स्ट है, इसके बाद अध्यक्ष उन सदस्यों को बुलाता है जो अविश्वास प्रस्ताव लाने के पक्ष में है। यदि कम से कम 50 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लाने के पक्ष में है, सहमति व्यक्त करते हैं, तो अध्यक्ष इसे सदन में पेश करने की अनुमति देता है। अध्यक्ष की अनुमति मिलने के तारीख से 10 दिन के भीतर, पॉइंट याद करना है, अध्यक्ष की अनुमति मिलने के तारीख से 10 दिन के भीतर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है। यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखते हैं। कानून निर्माता के संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज ऑफ लॉ मेकर्स, सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में 7 न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ की गठन किया। यह पीवी नरसिम्हा राव 1998 में 5 न्यायाधीश की संविधान पीठ द्वारा दिए गए निर्णय को पुनः विचार करने के लिए दिया है। क्या है? तो गौरतलब है कि पीवी नरसिम्हा राव 1998 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM रिश्वत मामले की बात करता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM रिश्वत मामले 1993 से जुड़ा हुआ एक ज्ञातव्य कि 1993 में नरसिम्हा राव सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव से बचने के लिए कथित तौर पर सभी दलों के कई सांसदों को रिश्वत दिया था। इसी चीज़ का बैठक हुआ था दोबारा। निर्णय के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 105(2), 194(2) के तहत सांसद व विधायक को प्राप्त कानूनी उन्मुक्ति संसद के विधानमंडल में किसी भी भाषण या मत के लिए रिश्वत के आरोप में आपराधिक मुकदमे के भी संरक्षण प्रदान करता है। तो यहाँ समझने की चीज़ है, कह रहा है कि संविधान अनुच्छेद 105(2) और 194(2) के तहत सांसद और विधायकों को प्राप्त कानूनी, यानी कि ये इसको पावर कहेंगे या विशेषाधिकार कहेंगे, कह सकते हैं, कानूनी के उन्मुक्ति संसद व विधानमंडल किसी भी भाषण या मत के लिए रिश्वत के आरोप में आपराधिक मुकदमे से भी संरक्षण प्रदान करती है। संसदीय विशेषाधिकार के बारे में अगर बात करते हैं तो देख लेते हैं। संसदीय विशेषाधिकार विधायिका के सदस्यों को प्राप्त कानूनी प्रतिरक्षा है।
इसके तहत कानून निर्माताओं को उनके विधायी कर्तव्यों के दौरान किए गए कुछ कृत्यों या दिए गए बयानों के सिविल या दंडनीय दायित्वों से सुरक्षा प्रदान करती है। यदि कोई व्यक्ति या प्राधिकारी किसी सदस्य या सदन के संसदीय विशेषाधिकार की उपेक्षा करता है या उसे कमजोर करता है तो विशेषाधिकार का उल्लंघन कहा जाएगा। यहाँ यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि संसद ने अभी तक सभी विशेषाधिकार को विस्तृत रूप से संहिताबद्ध करने के लिए कोई विशेष कानून नहीं बनाया। इसको आप ध्यान देंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद करना है। क्या कहता है कि सांसदों को जो विशेषाधिकार मिला है तो इसे संसद ने अभी तक कोई सभी विशेषाधिकार जो भी मिला है उसको विस्तृत रूप से सूचीबद्ध नहीं किया है, ऐसा कोई कानून नहीं बना है। केवल संसद को ही यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन या सदन की अवमानना हुई है या क्या कर रहा है कि ये केवल संसद को ही यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन या सदन की अवमानना हुई है अथवा नहीं। न्यायालय को यह शक्ति नहीं सौंपी गई है। तो यहाँ पे ये पॉइंट को याद रखना है, न्यायालय को यह शक्ति नहीं सौंपी गई है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि सांसद और विधायक अगर कोई गलती करता है तो वो संसद के अध्यक्ष महोदय ही या तय करेंगे कि वो गलती किए या नहीं किए, उनको क्या विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ या नहीं हुआ। ये बाहर जाके न्यायालय के हाथ में नहीं दिया गया, यानी कि ये न्यायालय के अधिकार में नहीं है। संसद के कोई सदस्य या सभापति या अध्यक्ष की सहमति से विशेषाधिकार हनन से जुड़ा प्रश्न उठा सकता है। क्या कहता है, सदन के कोई भी सदस्य सभापति या अध्यक्ष की सहमति से, वो भी सहमति से, सभापति या अध्यक्ष की सहमति से, पॉइंट पे यह नोट करेंगे, सहमति से विशेषाधिकार हनन से जुड़ा प्रश्न उठा सकता है। कह रहा है विशेषाधिकार निम्नलिखित स्रोतों पर आधारित है। अनुच्छेद 105 संसद के दोनों सदनों और उसके सदस्य तथा समिति के शक्तियों और विशेषाधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 194 राज्य विधानमंडल के सदनों और उसके सदस्यों की समिति की शक्ति से विशेषाधिकार की रूपरेखा प्रदान करता है। यानी कहता है कि 105 हमारा संसद में है और 194 राज्य विधानमंडल में है। 105(2) की बात करते हैं। 105(2) की इसमें प्रावधान किया गया कि कोई भी संसद के किसी भी सदन के प्राधिकार के तहत प्रकाशित किसी भी प्रतिवेदन पत्र, मत पत्र या कार्यवाही के संबंध में उत्तरदायी नहीं होगा। क्या कर रहा है 105 में। 194(2) में राज्य विधानमंडल सेम है, उस 105 में सदन है और 104 में विधानमंडल है। नेक्स्ट कह रहा है अनुच्छेद 194(2) के तहत राज्य विधानमंडल के सदस्य के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। संसद में बोलने की स्वतंत्रता 105(2) के अनुसार संसद में या किसी समिति में संसद के सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध के खिलाफ न्यायालय में कोई भी कार्यवाही नहीं होगा। कहने के तात्पर्य यही हुआ कि ये कोई भी संसद सदस्य या राज्य विधान मंडल के सदस्य संसद में चाहे कुछ भी बोल दे, यानी कि कहने के मतलब है कि गाली गलौज करे, मारपीट करे, कुछ भी करे, उसको बाहर न्यायालय में जाने का अधिकार नहीं है। उसका ये विशेषाधिकार है संसद का। संसदीय विशेषाधिकार को बनाए रखने के लिए दिए गए तर्क क्या है। तर्क में तो सांसद या विधायकों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना ताकि वे किसी कानूनी परिणाम के डर के बिना अपनी बात रख सके। ठीक है।
संसदीय सत्रों में सांसदों की उपस्थिति सुनिश्चित करना, विधायिका के अधिकार व गरिमा को बनाए रखना, बिना किसी हस्तक्षेप के दोनों सदनों के स्वतंत्र और प्रभावी कामकाज के लिए बनाए गए। चलो इसको थोड़ा देख ले। विशेषाधिकार समिति, यह एक अस्थाई संसदीय समिति, क्या है? अस्थाई संसदीय समिति। कौन सा? विशेषाधिकार समिति अस्थाई संसदीय समिति है। समिति संसद के दोनों सदनों में गठित होती है। लोकसभा से संबंधित 15 सदस्य, जबकि राज्यसभा से संबंधित 10 सदस्य, और कुछ खास नहीं है। इसका अध्यक्ष नामित करता है, सदस्यों के लोकसभा के अध्यक्ष नामित करता है, राज्यसभा के सभापति नामित करता है। इसका मुख्य कार्य है कि संसद के पीठासीन अधिकारी द्वारा इसे भेजे जाने वाले सदन या सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन करने के जुड़े मामले की जांच करने का। यह स्वतंत्रता संविधान के प्रावधानों तथा संसद के नियमों और प्रक्रिया के अधीन है। कहता है ये सांसदों के जो विशेषाधिकार है ये संविधान के प्रावधानों तथा संसद के नियमों के प्रक्रिया के अधीन है। जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 118 वर्णित है कि हालांकि अनुच्छेद 121 में सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा करने से रोकता है। अनुच्छेद 122 के अनुसार न्यायपालिका प्रक्रिया की कथित अनियमितता के आधार पर संसद किसी भी कार्यवाही की वैधता की जांच नहीं कर सकती। संसद द्वारा बनाए गए कानून गिरफ्तारी पर रोक की बात करता है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी कानून निर्माता को सदन के सत्र से 40 दिन पहले, सत्र के दौरान, सत्र के स्थगन के 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। यह है गिरफ्तारी पर रोक। किसमें? सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत। कानून निर्माता के सदन के सत्र से 40 दिन पहले, सत्र के दौरान, 40 सत्र के स्थगन के 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं कर सकता। हालांकि विशेषाधिकार दीवानी मामलों तक ही सीमित है। टू द पॉइंट, इसको ध्यान रखना है कि ये विशेषाधिकार सदस्यों को सिर्फ दीवानी मामलों में है। सत्र के दौरान अन्यथा किसी आपराधिक मामले में कार्यवाही से कोई छूट प्राप्त नहीं है। यानी कि अगर कोई आपराधिक काम करता है तो उसे न्यायालय पकड़ के ले जा सकती है, पुलिस पकड़ सकती है। लेकिन दीवानी मामलों में ये 40 दिन और 40 दिन बाद कोई नहीं, यानी कि समझ लो कि 80 दिन तक उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता है। बिल्कुल सही। दोनों सदनों के नियम क्या है? प्रक्रिया नियमों और दिशांत अधिकार विशेषाधिकार की बात करते हैं। प्रक्रिया के नियमों और दृष्टांतों पर आधारित विशेषाधिकार। संसद के किसी भी दंड योग्य आरोप या अपराध के लिए सदस्य की गिरफ्तारी, हिरासत, दोष सिद्धि, कारावास और रिहाई के संबंध में तत्काल जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। अज्ञात व्यक्तियों को बाहर करने का अधिकार भी है। सदन के सदस्यों को गैर सदस्यों को सदन के कार्यवाही के बाहर करने की शक्ति तथा अधिकार प्राप्त है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चर्चा सुनिश्चित करने के लिए यह अधिकार अवश्य है। संसदीय परंपराएं एवं न्यायिक व्याख्या। सदन की अवमानना, कॉन्टेम्प्ट ऑफ हाउस। विशेषाधिकार का उल्लंघन सदन की अवमानना से अलग होता है। क्लियर? ऐसे किसी भी कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है जो संसद के किसी भी सदन के काम काज में बाधा उत्पन्न करता है, या जो ऐसे सदन के किसी सदस्य या अधिकारी के कर्तव्य के निर्वहन में बाधा उत्पन्न करता हो, या जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे परिणाम उत्पन्न करने की प्रवृत्ति हो। संसद यह सुनिश्चित करने के लिए एक मात्र प्राधिकारी
है कि सदन के अवमानना हुई या नहीं। ये भी एक पॉइंट है। इतने सारे करने के लिए सिर्फ संसद के पास ही ये भी अधिकार है कि वो सदन की अवमानना हुआ या नहीं। किसी भी अदालत को यह सुनिश्चित करने का अधिकार नहीं देता है। सदन द्वारा किसी दोषी को अवमानना के लिए हिरासत या जेल भेजने की अवधि सदन के सत्र के अवधि तक ही सीमित रहेगा। यदि सदन के सदस्य दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें सदन से निलंबित किया जा सकता है, उन्हें निष्कासन के सामना करना पड़ सकता है। विधि निर्माताओं का निष्कासन। अब क्या है? विधि निर्माताओं का निष्कासन, एक्सपल्शन ऑफ लॉ मेकर्स। सुर्खियों में क्यों है? तो लोकसभा के आचार संहिता की रिपोर्ट के आधार पर अपने एक सदस्य को अवैध रूप से उपहार एवं परितोषण स्वीकार करने के आरोप में सदन से निष्कासित कर दिया गया। कहने का मतलब है कि विधि निर्माताओं का निष्कासन क्या है? तो आचार संहिता, लोकसभा के आचार संहिता की रिपोर्ट के आधार पर अपने एक सदस्य को अवैध रूप से उपहार एवं परितोषण स्वीकार करने के आरोप लगा, जिससे उसको निष्कासित कर दिया गया। भारत में विधि निर्माताओं का निष्कासन क्या है? तो भारत में किसी सांसद का निष्कासन संवैधानिक और कानूनी सदन के नियम आधार पर हो सकता है, यानी कि संवैधानिक और कानूनी दोनों आधार पर निष्कासन किया जा सकता है। निष्कासन का संवैधानिक आधार क्या है? तो संसदीय विशेषाधिकार के उल्लंघन या सदन के अवमानना का दोषी पाए जाने वाले किसी भी सांसद को सदन से निलंबित या निष्कासित किया जा सकता है। प्रत्येक सदन में निष्कासन के प्रस्ताव को पारित करने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। क्या होती है? कि प्रत्येक सदस्य को सदन के निष्कासन या को पारित करने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। निष्कासन के लिए आचार समिति की आगे की भागीदारी हमेशा आवश्यक नहीं है। फिर कहते हैं लोकसभा की आचार समिति क्या है? एथिक्स कमेटी ऑफ लोकसभा। इसमें अध्यक्ष द्वारा नामांकित किसमें? लोकसभा की आचार समिति। याद रखना है, लोकसभा की आचार समिति क्या कहता है? इसमें अध्यक्ष द्वारा नामित अधिकतम सदस्य 15 होते हैं। वे 1 वर्ष से अधिक की अवधि तक पद पर बना रहता है। अध्यक्ष द्वारा संदर्भित किसी सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत की जांच करता है। सिफारिशें करना और सदस्य के लिए आचार संहिता बनाना इनका काम है। आचार संहिता में संशोधन का सुझाव भी देना इनका काम है। लोकसभा की पहली आचार समिति 2002 में और राज्यसभा में 1997 में आया। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर दे दिया तो ये आ सकता है। लोकसभा की पहली आचार समिति 2000 और राज्यसभा की पहली लोक आचार समिति 1997 में आया। सांसदों के निलंबन व निष्कासन कानून के आधार पर। कानून के आधार पर क्या है? तो संसद की सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सदन का पीठासीन अधिकारी यानी लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति किसी भी सदस्य को सदन से बाहर जाने का आदेश दे सकता है। अत्यधिक कदाचार के मामले में इन सदस्य के लिए अयोग्य व्यक्तियों से सदन को मुक्त करने हेतु किसी भी सदस्य को निष्कासन कर सकता है। लोकसभा के नियम और राज्यसभा के नियम थोड़ा देख लेते हैं। इसमें कुछ खास ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा पढ़ना हम लोग को, बस इतना याद रखना है कि 373 में कह रहा है कि उस सदन के विशेष बैठक के समय तक सदन की अनुपस्थिति रहेगा। कह रहा है कि यदि लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष को यह लगता है कि सदस्य का व्यवहार अव्यवस्थापूर्ण है तो उस सदस्य को तत्काल सदन से बाहर चले जाने का निर्देश दे सकता है। सदस्य उस दिन की शेष बैठक के समय तक सदन से अनुपस्थिति रहेगा। कहने का मतलब है कि नियम 373 में कहता है कि अध्यक्ष महोदय को लगा कि अवस्थापूर्ण है तो इसको क्या करेगा? उस समय निष्कासित करेगा। जितना सदन चल चुका है बैठक उससे तो निष्कासित होगा, लेकिन उसके आगे जितना भी चलेगा उस दिन तक
का नहीं बैठेगा उस समय से। नियम 374 में क्या कह रहा है कि अध्यक्ष जरूरी समझते हुए सदस्य के नाम ले सकता है, जो अध्यक्ष के प्राधिकार के उपेक्षा कर सकता है। जानबूझकर सदन में कार्य का बाधा उत्पन्न करने वाले नाम लिए जाने पर अध्यक्ष सदस्य को सदन से विशेष काल तक सदन से निलंबित कर सकता है। एक तो पहला है कि 373 में कि उस समय तक के सदन से अनुपस्थिति हुआ, लेकिन 374 में कह रहा है कि वो विशेष काल तक उसको निलंबित कर सकता है। 374 4A 2001 में लाया गया। यदि कोई सदस्य लोकसभा की कार्यवाही में बाधा डालता है या जानबूझकर सभा में नियमों का उल्लंघन करता है तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा उसका नाम लिए जाने और वह लोकसभा की 5 बैठकों या सत्र की विशेष अवधि लिए जो भी कम हो निलंबित स्वतः हो जाएगा। 3 पॉइंट याद रखना है। लोकसभा में नियम 373 में उस समय की से अगल का उसी दिन का बैठक में अनुपस्थित रहेगा। 374 में कह रहा है कि विशेष काल तक उसको निलंबित कर सकता है। 374A जो 2001 में लाया गया वो बहुत ज़्यादा परेशान है या बाधा डालता है तो उसको क्या कहता है 5 बैठकों या उस सत्र के विशेष अवधि के लिए तक उसको बाहर कर सकता है। सेम प्रोसेस आपको क्या कर रहा है यहाँ पे 255 जो विधानमंडल से तुरंत है, फिर 256 आगे आता है 374A के तहत विपरीत राज्यसभा अपने सदस्य को बिना प्रस्ताव पारित किए निलंबित नहीं कर सकता। इसको याद करना है टू द पॉइंट। लोकसभा में 374A क्या कहता है कि उनमें कोई नहीं अध्यक्ष उसका नाम लेगा और उसको 5 बैठक या सत्र के विशेष अवधि तक उसको निलंबित कर सकता है। लेकिन वहीं राज्यसभा में आता था लोकसभा के नियम जो 374A है उसके तहत राज्यसभा अपने सदस्यों को बिना प्रस्ताव पारित किए निलंबित नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 122 न्यायपालिका प्रक्रिया की कथित अनियमित के आधार पर संसद की किसी भी कार्यवाही की वैधता की जांच नहीं कर सकती। हालांकि न्यायालय ने कई मामलों में हस्तक्षेप किया है। उदाहरण के लिए राजा रामपाल वाद 122 में कहता है कि न्यायपालिका प्रक्रिया कथित अनियमित आधार पर संसद की किसी भी कार्यवाही की वैधता की जांच नहीं करेगा। लेकिन कुछ अपवाद है जो राजा रामपाल वाद 2007 है। तो न्यायालय ने राजा रामपाल के निष्कासन को बरकरार रखा, लेकिन यह भी कहा था कि भी अवैध आधार पर इस तरह के कार्यवाही न्यायिक जांच के दायरे में आती है। यह ध्यान रखने योग्य तथ्य के निष्कासन और अयोग्यता का एक समान नहीं है। क्या कर रहा है ये ध्यान योग रखने की बात है कि निष्कासन और अयोग्यता दोनों एक समान नहीं है। भारतीय संविधान निष्कासन और अयोग्यता दोनों का प्रावधान करता है। अयोग्यता के तहत संसद कोई सदस्य आगे चुनाव नहीं लड़ सकता और निष्कासन के तहत चुनाव लड़ सकता है। दोनों का डिफरेंट याद रखना है। क्या है अयोग्यता और निष्कासन। निष्कासन मतलब उसको सत्र से बाहर किया है, अयोग्यता मतलब वो सदस्य रहेगा ही नहीं। संसद के किसी भी सदन के सदस्यों की अयोग्यता क्या हो सकता है, इसको जरा ध्यान से देंगे कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 अधिनियम की धारा 8(3)A के अनुसार दोषी ठहराए जाने वाले विधायक के किसी भी सदस्य को यदि 2 वर्ष से अधिक कारावास की सज़ा सुनाई जाती हो तो उसे दोषी ठहराए जाने की तिथि से अयोग्य माना जाएगा। ऐसे व्यक्ति को सज़ा पूरी किए जाने की तिथि से अगले 6 वर्ष तक चुनाव का अयोग्य होगा। क्या कर रहा है ऐसे व्यक्ति को सज़ा पूरी किए जाने की तिथि से, सपोज करो कि 2020 में किसी को सज़ा हुआ 4 वर्षों के लिए तो 2024 तक सज़ा हो गया, 24 में रिहाई होता है। लेकिन 2024 से 6 वर्षों अगले 6 वर्ष क्या कहता है अगले 6 वर्षों तक चुनाव
के लिए अयोग्य रहेगा, यानी कि समझो उसको 10 साल की सज़ा हो गई। एग्जैक्ट राइट। 10वीं अनुसूची, यदि कोई व्यक्ति 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 101, 102(1) में और 191(1) में निम्नलिखित कुछ शर्तें के तहत सदस्यों की योग्यता का प्रावधान किया गया है। देखते हैं क्या क्या है। यदि वह केंद्र व राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ के पद पर होगा तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। यदि वह मानसिक रूप से विकृत या अदालत द्वारा ऐसा घोषित किया गया होगा तो भी सदस्यता रद्द हो जाएगा। यदि वह अनुमोचित दिवालिया होगा तो भी हो जाएगा। यदि वह भारत का नागरिक नहीं है, उसने स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता हासिल कर लिया हो तो भी हो जाएगा। यदि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत अयोग्य घोषित हो गया तो भी उसकी सदस्यता रद्द होगी। चलो नेक्स्ट है एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल रोधी कानून। इस सुर्खियों में क्यों? तो महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष ने दल बदल विरोधी कानून के तहत विधायिका को अयोग्य ठहराने की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई है। क्यों भाई खारिज कर दी गई है? तो देखते हैं क्यों की है। 52 संविधान संशोधन यानी 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया तथ्य क्या क्या है भैया? तथ्य तो देख लेते हैं। दल बदल से उत्पन्न होने वाली अयोग्यता के संबंध में किसी भी प्रश्न का निर्णय सदन का पीठासीन अधिकारी करता है। पॉइंट करना है, दल बदल से उत्पन्न होने वाली अयोग्यता के संबंध में किसी भी प्रश्न का निर्णय पीठासीन अधिकारी करता है। अयोग्यता के आधार पर निम्नलिखित आधार पर सदस्यता समाप्त हो सकती है। क्या क्या है? तो यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से अपने दल की सदस्यता छोड़ दे। इस क्वेश्चन को, इस पॉइंट को बहुत अच्छा से सुने और अच्छे से देखें क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो क्या है सदस्यता की अयोग्यता क्या क्या होगा? यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से दल को छोड़ दे, सदन में अपने राजनीतिक दल द्वारा जारी किसी निर्देश के विपरीत दल की पूर्व अनुमति किए बिना मतदान करता है या मतदान से अनुपस्थिति रहता है और इस तरह के कृत्य को उस दल का द्वारा 15 दिनों के भीतर माफ़ अगर नहीं किया जाएगा तो अयोग्यता हो जाएगा, साबित हो जाएगा। दूसरा करा, यदि कोई निर्दलीय सदस्य चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो अयोग्यता हो जाएगा, सदस्यता रद्द समझा जाएगा। यानी कि कोई आप निर्दलीय से उम्मीदवार होकर लड़े, जीते या बीजेपी या कांग्रेस में आप शामिल हो जाते हैं या किसी अन्य पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगा, क्योंकि आप निर्दलीय जीते हैं तो निर्दलीय ही रहना होगा आपको। नेक्स्ट कहता है, कोई मनोनीत सदस्य यदि कोई मनोनीत सदस्य यदि सीट ग्रहण करने के 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो वो अयोग्य घोषित हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई सदस्य मनोनीत किया जा रहा है और 6 मंथ पूरा कर भी लिया, उसके बाद वो किसी दूसरे राजनीति में शामिल हो रहा है तो उसके सदस्य अयोग्य घोषित हो जाएगा। लेकिन ध्यान देने की बात है कि 6 महीना से पहले वह चाहे तो किसी भी सदस्य में शामिल हो सकता है। दल बदल कानून के अपवाद भी है कुछ, तो अपवाद को देखते हैं। दल बदल कानून किसी राजनीतिक दल को किसी अन्य दल में या उसके साथ विलय करने की अनुमति देता है, बशर्ते उसके कम से कम 2/3 विधायिका पक्ष में हो। कहने का मतलब है कि आप कोई सदस्य अचानक किसी दूसरे पार्टी में आप विलीन होना चाह रहे हैं तो उस पार्टी के जितने भी सदस्य उसके 2/3 विधायिका सपोर्ट में होना चाहिए, तभी हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के रूप में चुना जाता है तो वह अपने दल से इस्तीफा दे सकता है। पद छोड़ने के बाद वह फिर से उस दल में शामिल हो सकता है।
वर्तमान में पीठासीन अधिकारियों के लिए दल बदल विरोधी मामले पर निर्णय लेने की समय सीमा निर्धारित करने वाला कोई कानून मौजूद नहीं है। क्या कर रहा है? वर्तमान में पीठासीन अधिकारियों के लिए दल बदल विरोधी मामले में कोई निर्णय लेने की अभी कोई सीमा निर्धारित नहीं है। आमतौर पे हम लोग बोलते हैं व्हिप, एक शब्द है व्हिप। दल बदल विरोधी कानून के नियम 2 के सदस्यों को दल के व्हिप और नीतियों का पालन करने के दायरे में रखता है। संसद के भाषा में व्हिप का तात्पर्य क्या है? तो दल के सदस्यों को एक निश्चित निर्देश का पालन करने के लिए जारी लिखित आदेश है। इस तरह के निर्देश जारी करने के लिए दल के अधिकृत सदस्य को भी व्हिप या सचेतक कहा जाता है। कहता है इस तरह के निर्देश जारी करने के लिए दल के अधिकृत सदस्य को भी व्हिप या सचेतक कहा जाता है। भारत में व्हिप की अवधारणा ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से विरासत में मिली है। ब्रिटेन में विधि निर्माताओं को व्हिप के माध्यम से दल बदल आदेश का पालन करना होता है। व्हिप याद रखना है, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से आया हुआ है। आगे देखते हैं 10वीं अनुसूची से संबंधित न्यायिक निर्णय क्या क्या है और ये क्यों है। तो की होतो होलोन बनाम जाचिलू और अन्य वाद 1992 में इस वाद को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है। किसम मेघचंद्र सिंह बनाम माननीय अध्यक्ष मणिपुर विधानसभा एवं अन्य वाद 2020। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता संबंधी याचिकाओं पर अध्यक्ष द्वारा 3 महीने के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने राजनीतिक निष्ठाओं के तहत विधानसभा अध्यक्ष की ओर से किए जाने वाले पक्षपातपूर्ण व्यवहार के मुद्दे पर भी गौर किया। साथ ही 10वीं अनुसूची के तहत मामलों का फैसला करने के लिए अस्थायी अधिकरण का भी सुझाव दिया। नेक्स्ट है राष्ट्रपति एवं उप राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या क्या है। तो हालिया विश्लेषण से पता चलता है कि 2019 के बाद राष्ट्रपति द्वारा किए जाने वाले अध्यादेश की संख्या में गिरावट आई। क्वेश्चन याद करने के है कि 2019 के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी किए जाने वाले अध्यादेश की संख्या में गिरावट आई और 2022 में कोई आदेश जारी नहीं हुआ। क्या करा? 2022 में कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ। पिछले 59 सालों में पहली बार ऐसा हुआ। VVI इसको क्वेश्चन याद रखना है। कहता है राष्ट्रपति के अध्यादेश 59 सालों में पहली बार ऐसा आया जो 2022 में एक भी अध्यादेश जारी नहीं किया गया। टू द पॉइंट, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, इसको पॉइंट करने की चीज़ है। राष्ट्रपति और राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। केंद्र या राज्य सरकार विधायिका की स्वीकृति के बिना कोई कानून बनाती है तो अध्यादेश कहा जाता है। संसद या राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक सत्र जहां केवल विधानसभा का सत्र में नहीं होने पर अध्यादेश जारी किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में अध्यादेश एक अस्थायी प्रावधान है। यह तब जारी किया जाता है जब संसद सत्र में नहीं होता है। इसको याद रखना, अध्यादेश तभी जारी होगा जब संसद सत्र में नहीं होगा। अगर सत्र चल रहा होगा तो अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है। अध्यादेश जारी करने का प्रावधान भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत शासन अधिनियम 1909 और भारत शासन अधिनियम 1935। अध्यादेश जारी करने का कहाँ से आदेश जारी किया प्रावधान है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का है। भारत शासन अधिनियम 1909 और 1935 से लिया गया है। अध्यादेश के संदर्भ में
महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय क्या है? तो इसको याद रखना है। आर.सी. कपूर बनाम भारत संघवाद 1970। आर.सी. कपूर। इस वाद में शीर्ष अदालत ने कहा था कि राष्ट्रपति के फैसले को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। साथ ही अगर अध्यादेश को मुख्य रूप से विधायिका में बहस और चर्चा से बचने के लिए पारित किया गया है तो भी उसे चुनौती दी जा सकती है। डी.सी. वाधव बनाम बिहार राज्य। डी.सी. वाधव बनाम बिहार राज्य 1987। इस वाद में न्यायालय ने कहा था कि अध्यादेश जारी करने के लिए कार्यपालिका की विधायी शक्ति का उपयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। इसका विधायिका की कानून बनाने की शक्ति के विकल्प के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य 1994 वाद में न्यायालय ने माना था कि अध्यादेश जारी करते समय अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति और 213 के तहत राज्यपाल संतुष्ट या शक्ति का दुरुपयोग न्यायिक समीक्षा का अधीन आता है। संविधान का अनुच्छेद 123 और 213 123 और 213 अध्यादेश जारी करने 123 और उसको अपोजिट कर दो 213। याद करने के तरीका है राज्यपाल और राष्ट्रपति। उपबंध किया गया है कि 123 में राष्ट्रपति संसद के विश्रांति काल यानी जब दोनों सदनों के सत्र न चल रहे हो। विश्रांति क्या है? विश्रांति काल का मतलब जब दोनों सदनों सत्र में न हो के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। क्या है? राष्ट्रपति को संसद जब सत्र में न हो तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। इसी प्रकार 213 में राज्यपाल को अध्यादेश की शक्ति का प्रावधान विधायिका द्वारा पारित कानून के समान ही होती है। हालांकि ये कानून अस्थायी प्रकृति के होते हैं। याद रखना है अध्यादेश क्या है? अस्थायी प्रकृति। अध्यादेश सदन के अगले सत्र शुरू होने की तिथि से 6 सप्ताह तक ही वैध रहेगा। यदि दोनों सदन अलग अलग तिथियों पर अपने सत्र शुरू करते हैं तो उन तिथियों में से जो बाद की तिथि को प्रभावी माना जाएगा। यदि राष्ट्रपति राज्यपाल इससे वापस ले लेता है तो दोनों सदन इसे स्वीकार करते हुए संकल्प पारित करते हैं तो अध्यादेश पहले भी समाप्त हो जाती है। राज्य विधायिका के मामले में इसे अस्वीकार करने वाला संकल्प विधानसभा द्वारा पारित किया जाता है। विधान परिषद यदि है तो, अगर नहीं है तो द्वारा सहमति व्यक्त की जाती है। अध्यादेश केवल उन्हीं मामलों पर जारी किया जा सकता है जिन पर संसद या विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार है। याद रखना है, ये भी पॉइंट टू द पॉइंट है। क्या कहता है? अध्यादेश उन्हीं मामलों पर जारी किया जा सकता है जिस पर संसद या विधानमंडल कानून बनाने का अधिकार रखता है। हालांकि किसी भी राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित मामलों में राष्ट्रपति के निर्देश के बिना अध्यादेश जारी नहीं करता। कह रहा है कि हालांकि राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित मामलों में राष्ट्रपति के निर्देश के बिना अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। यदि समान उपबंध वाले विधेयक को राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक हो। यदि राज्यपाल समान उपबंध वाले विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा हो, समान उपबंध वाले राज्य विधानमंडल का कोई अधिनियम राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त बिना अमान्य हो सकता है। क्या बोलता है? संसद का सचिवालय क्या था? भारतीय संसद का गठन 75 वर्ष पूरा हो चुका दौरान संसद या सचिवालय दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा की प्रक्रिया परंपरा के अधीन संरक्षक रहा है। अब क्या है? सचिवालय क्या है? अनुच्छेद 98
अनुच्छेद 98 क्या कहता है, प्रत्येक सदन का अलग सचिवालय स्टाफ होगा। संसद कानून द्वारा संसद के प्रत्येक सदन सचिवालय कर्मचारियों की भर्ती और नियुक्ति तथा उनकी सेवा की शर्तें विनियमित कर सकती है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई कानून पारित नहीं किया गया। यह अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों के लिए सम्मिलित पदों के सृजन की भी अनुमति देता है। 187 अनुच्छेद के तहत राज्य विधानमंडल के सचिवालय के लिए 98 समान प्रावधान करता है। राज्यसभा और लोकसभा 1952 के अस्तित्व में आई है। राज्यसभा और लोकसभा 1952 के अस्तित्व में आई है। क्या क्या है, तो हालांकि लोकसभा सचिवालय को संसदीय सचिवालय ही कहा जाता है। लोकसभा सचिवालय को संसदीय सचिवालय भी कहा जाता है। इसके विपरीत राज्यसभा का राज्य परिषद सचिवालय का नाम दिया गया है। बहुत अच्छा। अब इसको थोड़ा देखते हैं सचिवालय के कार्य क्या क्या है। तो संसद के सदनों के प्रभावी काम काज के लिए सचिवालय सहायता करता है, वेतन एवं भत्तों की भुगतान करता है, विभिन्न संसदीय समितियों को सचिवालय सेवा प्रदान करता है, महासचिव द्वारा पीठासीन अधिकारियों को सहायता और सलाह देता है, अनुसंधान और संदर्भ सामग्री और करना तथा सामग्री तैयार करना तथा अलग अलग डॉक्यूमेंट प्रक्रिया पर करना, सदनों की प्रतिदिन की कार्यवाही का रिकॉर्ड तैयार करना और उन्हें प्रकाशित करना, यही सचिवालय का कार्य है। नाइनटीन 1954 दोनों सचिवालय के नाम बदलकर राज्य सभा सचिवालय क्या था, दोनों का नाम बदलकर राज्य सचिवालय और लोकसभा सचिवालय कर दिया गया। दोनों सदनों के सचिवालय के कार्यात्मक आधार 10 सेवाओं में वर्गीकृत है। इन 10 सेवाओं में विधायी, कार्यकारी, प्रशासनिक सेवा, रिपोर्टिंग सेवा आदि शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति अपने अपने सचिवालयों के नए पद सृजित कर सकता है। दोनों सदनों के महासचिव का पद भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के समक्ष होता है। लोकसभा सचिवालय और राज्यसभा सचिवालय क्या है, तो लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा का सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के मार्गदर्शन और नियंत्रण में कार्य करता है। प्रशासनिक प्रमुख लोकसभा के महासचिव होता है, यानी कि लोकसभा सचिवालय के प्रशासनिक प्रमुख लोकसभा का महासचिव होगा। भर्ती और सेवा की शर्तें, ये लोकसभा सचिवालय यानी भर्ती और सेवा की शर्तें नियम 1955 द्वारा शामिल होती है। इन नियमों को राष्ट्रपति ने लोकसभा अध्यक्ष के परामर्श से प्रख्यात किया है। राज्यसभा के सभापति में सचिवालय सभापति के प्रशासनिक नियंत्रण का कार्य करता है। अब यहाँ देखते हैं राज्यसभा में क्या होता है, सभापति, राज्य सभापति सचिवालय के सभापति प्रशासनिक का नियंत्रण करता है। प्रशासन का प्रमुख महासचिव होता है। भर्ती और सेवा शर्तें राज्यसभा सचिवालय के 1957 द्वारा शामिल किया गया। राष्ट्रपति राज्य का सभापति के परामर्श से प्रयास करता है। नेक्स्ट है भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या है, तो सुर्खियों में क्यों है, तो भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों को 30 वर्ष पूरा हो गया। याद रखना है कि 73वें और 74वें संशोधन को 30 वर्ष पूरा हो गया। इसके ग्रामीण, शहरी और न्यायिक प्रशासन से स्थापना हुई है। अब देखते हैं भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या है। केंद्र सरकार और स्थानीय सरकारों ने पंचायत और नगर पालिका को शक्ति, संसाधनों और निर्णय लेने के अधिकार में हस्तांतरित किया है। 73वें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित किया गया और 1993 में लागू किया गया। यह महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है जिन्हें भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई है। कहता है कि 1992 में पारित हुआ और 93 से लागू हुआ।
73वें 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो 73वें संविधान संशोधन क्या कहता है कि संसद के अधिनियम के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। भारत के संविधान में एक नया भाग, कौन सा भाग है, भाग 9 जोड़ा गया। साथ ही इसमें 243 से लेकर 243 ओ तक प्रावधान किया गया। किसमें? 73वें संविधान संशोधन में, पंचायती राज में 243 से 243 ओ तक शामिल है। संविधान में एक नई सूची 11वीं अनुसूची भी जोड़ा गया और इसमें टोटल 29 विषय शामिल है। तो ये कितना इम्पोर्टेंट हो गया यहाँ पे। तो पंचायती राज में भाग 9 में जोड़ा गया, 243 से 243 ओ तक है और 11वीं सूची जोड़ी गई और 9 विषय हैं। वहीं आप देखते हैं कि 74वें संविधान संशोधन में क्या है, तो स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा पद प्रदान किया गया। इसमें 9A, भाग 9A जोड़ा गया। इसमें 243 पी से 243 ZG तक प्रावधान है और इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ा गया और इसमें 18 विषय भी जोड़ा गया है। तो यहाँ तक क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब इसमें क्या है, तो पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण समितियाँ इम्पोर्टेंट है। ये क्रोनोलॉजी सिस्टम से भी दे देता है, तो इसको अच्छे से याद करना है। पहला बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 है। उसके बाद अशोक राय मेहता समिति जो 20 साल बाद 1977-78। फिर CH हनुमंत राय की बात करेंगे तो 83 है। फिर GV राव की बात करेंगे तो 85 है। फिर LM सिंघवी की बात करते हैं तो 86 है। थुंगन की बात करते हैं तो 88 है। तो इसको आप जितना हो सके अच्छे से रट लें, याद रखें, बहुत काम की चीज़ है और हमेशा पंचायती राज में क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट रहा है। आगे देखते हैं पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति। तो वित्तीय स्थिति क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने पंचायती राज संस्थानों को वित्तीय स्थिति के शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट 2020-21, 22-23 के लिए वित्तीय स्थिति पर चर्चा की गई है। अनुच्छेद 243H, राज्य विधानमंडल कानून पारित करके राज्य की संचित निधि से पंचायतों के लिए सहायक अनुदान का प्रदान करता है। क्या कहता है? 243H क्या है? 243H वित्तीय कानून मंडल पारित करके, क्या था, विधानमंडल कानून पारित करके राज्य के संचित निधि से पंचायतों के लिए सहायता अनुदान करेगा। 243H। यह पंचायतों को कर, शुल्क, पथकर, फीस लगाने, एकत्र करने और आवंटित करने का अधिकार भी देता है। क्या देता है? 243H में संचित निधि से अनुदान करेगा, टैक्स वगैरह सुनने का अधिकार देता है। एक और इम्पोर्टेंट आता है 243I। 243I राज्य वित्त आयोग से है। ये वेरी इम्पोर्टेंट, इसको नोट करें। 243I राज्य वित्त आयोग से। 280(3)BB 280(3)BB केंद्रीय वित्त आयोग का कर्तव्य है। केंद्रीय वित्त आयोग का कर्तव्य है कि राज्य में पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति करने के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने हेतु आवश्यक उपाय के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिश करेंगे। क्लियर? दैट्स ऑल। अब देखते हैं राज्य के आंतरिक और स्वयं स्रोत क्या है। सबको कर राजस्व क्या है? कर राजस्व भूमि, कृषि भूमि के अलावा भवन अथवा दोनों पर संपत्ति कर, निजी शौचालय पर प्रकाश कर, पंचायत क्षेत्र के व्यवसाय वृत्त करने के व्यक्तियों पर कर, गैर कर राजस्व क्या है? तो पंचायत क्षेत्र में विक्रय के लिए बाहर से माल मंगाने वाले व्यक्तियों पर बाजार कर, पशु कर वगैरह वगैरह। ये सब उतना दूर तक नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या है? शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता निर्माण सुर्खियों में क्यों है?
हाल ही में क्षमता निर्माण आयोग CBC आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सहयोग से शहरी स्थानीय निकायों में क्षमता निर्माण करने पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य पूरे भारत में ULB की क्षमता विकास के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा देगा। ये क्या कर रहा है? पूरे भारत में अर्बन लोकल बॉडीज़ के इसका 3 मुख्य पहल शुरुआत किया गया है। क्या कहता है? क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक क्षमता का निर्माण। दूसरा है पायलट आधार पर वार्षिक क्षमता का निर्माण अहमदाबाद, भुवनेश्वर, मैसूर, राजकोट, नागपुर और पुणे में। फिर कहता है कि अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए क्षमता निर्माण योजना तैयार करने के व्यापक ट्रिकल उद्देश्य है। समृद्ध और विकास के मदद करने के लिए आवश्यक संसाधन की उपलब्धि कराने की बात करता है। फिर क्षमता निर्माण आयोग क्या है, इसके बॉडी को देखते हैं। चलिए, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन CBC, इसकी उत्पत्ति, इसका गठन हुआ था 2021 में। इसका गठन 2021 भारत के राजपत्र में प्रकाशित एक अधिसूचना के जरिए किया गया। कहता है CBC का गठन 2021 में भारत के राजपत्र में प्रकाशित एक सूचना के जरिए किया गया। CBC के बारे में क्या कहता है? इसके एक स्वतंत्र निकाय और के तौर पर गठित किया गया है। आयोग को पूरी तरह से कार्यकारी और वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है। राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम NPCSCB मिशन कर्मयोगी प्रमुख घटक है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा आयोग की सहायता दी जाएगी। इसका उद्देश्य है सहयोगात्मक और साझा नज़रिया अपनाते हुए विश्वसनीय एक समान दृष्टिकोण वाले क्षमता का निर्माण आकार देना। अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे, जिन्हें एक सचिव जो भारत सरकार एवं संयुक्त सचिव ग्रेड का एक अधिकारी होगा। अध्यक्षता वाले आंतरिक सचिवालय द्वारा प्रदान की जाएगी। कार्य और जिम्मेदारी क्या है? तो सरकारी विभागों, संगठनों और एजेंसियों के साथ उचित समन्वय स्थापित करना ताकि क्षमता में सुधार, साझा संसाधन निर्माण, सामंजस्यपूर्ण एकीकृत दृष्टिकोण को विकसित करना। लक्ष्य की प्राप्ति के साथ साथ सिविल सेवाओं की स्थिति पर हर साल मानव संसाधन रिपोर्ट तैयार करना। क्या करा? बहुत अच्छा है। सिविल सेवाओं की स्थिति पर हर साल मानव संसाधन रिपोर्ट तैयार करना और सरकारी सेवा के कार्य में कार्यरत मानव संसाधन का ऑडिट करना, इसका काम है। नगर पंचायत ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे क्षेत्र के लिए, नगर पालिका छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए और नगर निगम बड़े शहरों के लिए। अर्बन लोकल बॉडीज़ की क्षमता निर्माण के उपाय क्या क्या है? तो राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन, इस मिशन की शुरुआत के लिए भारत के शहरी स्थानीय निकायों को नागरिक केंद्रित डिजिटल क्रांति लाने के आधार पर है। उद्देश्य देश में डिजिटल गवर्नेंस के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने हेतु साझा डिजिटल अवसंरचना तैयार करना। रूपरेखा 3 स्तंभों में व्यक्त करना है, यानी कि पीपल, प्रोसेस, प्लेटफॉर्म को ध्यान में रखती है। इस मिशन को संचालित करने का कार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA को सौंपा गया है। सीधी सी याद रखना है कि अर्बन लोकल बॉडीज़ को 3P यानी पीपल, प्रोसेसेस, प्लेटफॉर्म को ऐड किया गया है। NIUA की स्थापना 1976 में हुआ। यह शहरी विकास, प्रबंधन, अनुसंधान, प्रशिक्षण, सूचना प्रसार के लिए कार्यरत कर रहा था। म्युनिसिपल बॉन्ड्स में भारत में नगर निगमों
और अन्य संबंधों निकाय द्वारा धन जुटाने के लिए जारी किए जाने वाले वित्तीय लिखित इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? म्युनिसिपल बॉन्ड क्या है? इसको याद रखना है। म्युनिसिपल बॉन्ड क्या है? तो भारत में नगर निगमों और अन्य संबंध निकायों द्वारा धन जुटाने के लिए जारी किए जाने वाले एक वित्तीय लिखित इंस्ट्रूमेंट है। समझ गया? म्युनिसिपल बॉन्ड। अब देखते हैं क्या है। नगर पंचायत उपबंध। पेशा पंचायत सुर्खियों में क्यों है? झारखंड सरकार ने पेशा अधिनियम से जुड़े नियमों के ड्राफ्ट को सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया। पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम या पेशा अधिनियम 1996 के बारे में। पेशा अधिनियम 1996 में अधिनियमित किया गया था दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पे। याद रखना, पेशा अधिनियम 1996 किसकी सिफारिश पर? दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर। इसका उद्देश्य जनजातीय समुदाय का सशक्तिकरण करना, इनके मुख्य धारा में लाना, यही काम था पेशा का। पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 प्रावधान का कुछ संशोधन और अपवादों के साथ अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत 5वीं अनुसूची में आने वाले 10 राज्यों क्षेत्रों का विस्तार करता है। 10 राज्यों का विस्तार करता है अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत, और भी 5वीं अनुसूची में। 10 राज्यों कौन कौन सा है? तो पेशा राज्य विधानसभाओं को इन संबंधों में कानून बनाने का अधिकार किसका है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना, ये 10 राज्य में कानून बनाने का अधिकार है। इन राज्यों में 8 राज्य, अब इन 10 में 8 राज्य जैसे झारखंड, उड़ीसा को छोड़कर अपने राज्य में से संबंधित पंचायती राज अधिनियम के तहत अपने राज्य में पेशा नियमों को तैयार व अधिसूचित किया है। यानी कि समझ में आ रहा है, 10 राज्यों में सिर्फ झारखंड, उड़ीसा को छोड़कर बाकी सब के सब अधिसूचित किया गया। पंचायती राज मंत्रालय पेशा अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु नोडल मंत्रालय है। पेशा अधिनियम को संविधान के भीतर संविधान कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। किस अधिनियम को संविधान के भीतर संविधान कहा जाता है? तो पेशा अधिनियम को। पेशा अधिनियम 1996। थोड़ा हम लोग यहाँ देख लेते हैं। पेशा के अंतर्गत ग्राम सभा के मुख्य क्या क्या है। भूमि अधिग्रहण के मामलों में अनिवार्य परामर्श की शक्ति अनुसूचित क्षेत्रों को दूसरे लोगों द्वारा भूमि की खरीद को रोक, बेची या हस्तांतरित भूमि पर फिर से कब्जा दिलाने की शक्ति है। सामाजिक क्षेत्र के कार्यरत तथा अन्य योजनाओं से संबंधित संस्थाओं एवं कार्मिकों पर नियंत्रित करता है। लघु जल निकायों का प्रबंधन और गौण वन उपज की स्वामित्व की शक्ति देता है। शराब की बिक्री खपत को विनियमित और प्रतिबंधित करने, ग्रामीण बाजारों के प्रबंधन एवं अनुसूचित जनजातियों को दिए जाने वाले ऋण को नियंत्रित करते हैं। विकास परियोजना के कारण प्रभाव वाले को पुनर्वास और पुनर्बहाली तथा गौण खनिजों हेतु पूर्वेक्षण लाइसेंस, खनन पट्टे की पूर्व मंजूरी भी देती है। इसको याद करेंगे। परंपरागत कानून के अनुरूप क्या है? ग्राम सभा के अनुरूप क्या है? ग्राम सभा की भूमिका एवं जिम्मेदारी क्या है? तो परंपरागत कानून में पंचायतों के संबंध में राज्यों द्वारा बनाए गए कानून, परंपरागत कानून सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं एवं समुदाय के संसाधनों के परंपरागत अध्ययन पद्धतियाँ हैं। प्रत्येक ग्राम की एक ग्राम सभा होगी। यह ऐसे व्यक्तियों को मिलकर बनेगी जिनके नाम ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए निर्वाचक नामावली है। ग्राम सभा एवं सभी विकास कार्यों को मंजूरी देने, लाभार्थी की पहचान करने तथा धन के उपयोग संबंधी
प्रमाणन पत्र जारी करती है। ग्राम सभा के पास सभी सामाजिक क्षेत्रकों और स्थानीय योजनाओं से संबंधित स्थानों एवं पदाधिकारियों को नियंत्रित करने की शक्ति देती है। नेक्स्ट है, प्रत्येक ग्राम सभा लोगों के परंपराओं और रूढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, समुदाय के संसाधनों तथा विवाद निपटाने के रूढ़िजन्य ढंग का संरक्षण और परिरक्षण के सक्षम होगी। आरक्षण की बात करेंगे तो प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जनजाति के लिए समुदाय की आबादी के अनुपात में न्यूनतम 50% सीटों का आरक्षण होगा, जो सभी स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्ष के साथ उपबंधित होगा। क्लियर। पाँचवीं एवं छठी अनुसूची क्या है? तो पाँचवीं और छठी अनुसूची में संवैधानिक प्रावधान है, परिषद का गठन है, स्वायत्तता है। अनुच्छेद 244(1) अनुच्छेद 244(1) में क्या कहता है? पंचायत अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम यानी कि AMTM याद रखना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम AMTM को छोड़कर किसी भी राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को प्रशासन व नियंत्रण के लिए लागू होंगे। याद रखना है 244(1) में। वही हम देखते हैं 244(2) में क्या कहता है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति प्रशासन के लिए प्रावधान है। क्लियर। पाँचवीं अनुसूची एक 244(1) में इन चारों को छोड़कर, वही छठी अनुसूची में 244(2) में इन चारों के लिए ही है। परिषद के राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा, इसमें संविधान द्वारा उपबंधित स्वशासी जिला परिषद के द्वारा। स्वायत्तता की बात करते हैं तो पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तार अधिनियम 1996 पाँचवीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ग्राम सभा के माध्यम से स्वशासन। पाँचवीं अनुसूची के तहत जनजातीय सलाहकार परिषद के पास केवल सलाहकारी प्राधिकार होंगे। वही पाँचवीं अनुसूची की तुलना में भी अधिक स्वायत्तता प्राप्त करता है। ADC को जनजातीय सलाहकार परिषद की तुलना में अधिक शक्तियां प्राप्त है। अन्य महत्वपूर्ण बात की देखते हैं तो राज्यसभा के उपसभापति का पैनल क्या है? तो राज्यसभा के सभापति ने राज्यसभा के उपसभापतियों के एक पैनल का गठन किया। इसकी विशेषता यह है कि इसमें सभी सदस्य महिलाएं होंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यसभा के उपसभापति की पैनल एक गठन की बात करता है जिसके सभी सदस्य महिला होंगे। राज्यसभा के नियमों के तहत सभापति राज्यसभा सांसदों में से उपसभापतियों के पैनल का सदस्य को नामित करेंगे। कौन करेंगे? सभापति या उपसभापति के अनुपस्थिति में उपसभापतियों में से कोई एक अध्यक्षता करेंगे। सभापति उपसभापति का पद रिक्त होने की स्थिति में वे सदन की अध्यक्षता नहीं करेंगे। अब यहाँ पे आ गया पॉइंट, नोटेट करने की बात है, क्या याद रखने की बात है। कहता है कि राज्यसभा में एक उपसभापति के पैनल का गठन करने की बात कहता है, और साथ में इसमें ये भी कह रहा है कि इसमें सभी उपसभापति पैनल जो होंगे वो महिलाएं होंगे। इम्पोर्टेंट बात है, नोट करने के लिए है। साथ में कि अगर उपसभापति या सभापति नहीं होंगे तो उनकी अध्यक्षता इन पांचों पैनल में से कोई एक करेंगे। और साथ में ये भी कह रहा है कि अगर ये दोनों पद यानी कि सभापति या उपसभापति के पद रिक्त होगा तो ये अध्यक्षता नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए राज्यसभा के किसी एक सदस्य को नियुक्त कर सकते हैं। सदन की अध्यक्षता करते समय उसके पास सभापति के समान शक्तियां होती हैं और उपसभापतियों का एक नया पैनल नामित होने तक वह पीठासीन रहते हैं। बहुत अच्छी बात है।
संसद सत्र। अब संसद सत्र की क्या बात करते हैं। ठीक है, भारत के संविधान में विशेष सत्र शब्दावली का उल्लेख नहीं है। कहता है विशेष सत्र का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। शब्दावली कभी कभी उन सत्रों के लिए उपयोग की जाती है जिन्हें सरकार विशेष अवसरों के लिए आहूत करते हैं। क्लियर। संविधान के अनुच्छेद 85 में एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक का प्रावधान किया गया है। हालांकि इन 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। परंपरा के अनुसार संसद में एक वर्ष में 3 सत्र होनी चाहिए। हालांकि उपयुक्त प्रावधान संसद के अधिक सत्र आहूत यानी बुलाने करने से नहीं रोक सकता। हालांकि कहता है उप प्रावधान है कि संसद को अधिक सत्र आहूत बुलाने के लिए नहीं रोक सकता। इन्हीं अतिरिक्त सत्रों को विशेष सत्र कहा जाता है। संसदीय मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति संसद के सत्र की तारीख और अवधि निर्धारित कर सकती है। क्या कहता है, संसदीय मामलों के मंत्रिमंडल समिति संसद के सत्रों की तारीख और निर्धारित कर सकता है। इसके बाद राष्ट्रपति सत्र के लिए संसद को आमंत्रित करता है। तो याद इतना रखना कि विशेष सत्र क्या है। तो हमारे संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है विशेष सत्र का, लेकिन 85 में कम से कम ये बात कहा गया है कि संसद की बैठक साल वर्ष में 2 बार होनी चाहिए। लेकिन हमारा परंपराओं के अनुसार वर्ष में 3 बार होना चाहिए। लेकिन जब जब चाहे तो इस सत्र के बीच में जितनी बार चाहे उतनी बार बुला सकता है, और इसी को कि जो एक्स्ट्रा बुलाता है उसी को विशेष सत्र का नाम दिया गया है। दैट्स क्लियर। राष्ट्रपति के लिए उन्मुक्ति, इम्यूनिटी फॉर प्रेसिडेंट क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार केवल राष्ट्रपति के नाम पर अनुबंध होने के कारण कानूनी प्रावधान से छूट का दावा नहीं कर सकता। सरकार केवल राष्ट्रपति के नाम पर, क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार केवल राष्ट्रपति के नाम पर अनुबंध होने के कारण कानूनी प्रावधानों से छूट के दावा नहीं कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 299 सरकार को वैधानिक कानून के उल्लंघन की शक्ति नहीं देता है। संविधान का यह अनुच्छेद राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम पर संघ या राज्य द्वारा किए गए अनुबंध से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 देश के राष्ट्रपति और राज्यपाल को उन्मुक्ति या सुरक्षा प्रदान करती है। क्या कह रहा है कि 361 देश के राष्ट्रपति और राज्यपाल को उन्मुक्ति का सुरक्षा प्रदान करता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल को पद पर रहते हुए किए गए कार्यों एवं कर्तव्यों के लिए अदालती जांच से छूट है। राष्ट्रपति के आचरण की समीक्षा तभी की जा सकती है जब संसद का कोई सदन अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर आरोप की जांच के लिए अदालत या अधिकरण या किसी अन्य निकायों को नामित करता है। क्लियर। हमारा 361 क्या कहता है, राष्ट्रपति और राज्यपाल को सुरक्षा प्रदान यानी कि विशेषाधिकार है। बहुत बढ़िया है। नियम 176 और 276 राज्यसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों की बात करता है। नियम 267 राज्यसभा सदस्य को सभापति की मंजूरी के सदन के पूर्व निर्धारित एजेंडे को निलंबित करने का विशेष शक्ति प्रदान करता है। 176 में विशेष मुद्दे पर अल्पकालिक चर्चा की अनुमति देता है जो 2.5 घंटे से अधिक नहीं हो सकता। क्लियर कर रहा है। कहता है राज्यसभा में प्रावधान। क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से सुनेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नियम 267 कहता है राज्यसभा सदस्य को सभापति की मंजूरी से सदन में पूर्व निर्धारित एजेंडे को निलंबित करने की विशेष शक्ति प्रदान करती है। साथ में 176 किसी विशेष मुद्दे पर अल्पकालिक चर्चा की अनुमति भी देता है, लेकिन
2.5 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए, यही कह रहे हैं नियम 267। स्थगन प्रस्ताव की बात करते हैं। बहुत अच्छी बात है। स्थगन प्रस्ताव क्या है? तो लोकसभा, केवल लोकसभा में अविलंबनीय लोक महत्व के किसी निश्चित मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रस्ताव को सदन के अध्यक्ष की सहमति से ही पेश किया जा सकता है। क्लियर? इसे स्वीकार करने के लिए 50 सदस्य के समर्थन की आवश्यकता होती है। इसमें सरकार के खिलाफ निंदा तत्व शामिल होता है, इसलिए राज्यसभा को इस साधन का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। किसी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कम से कम 2 घंटे 30 मिनट तक चलनी चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट दे दिया कि स्थगन प्रस्ताव क्या है। तो इसमें कह रहा है केवल लोकसभा में ही होगा, राज्यसभा में नहीं होगा, कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन होनी चाहिए, लोकसभा अध्यक्ष महोदय के अनुमति के बाद ही पेश किया जाएगा। दैट्स क्लियर। अधीनस्थ विधान या प्रत्याजित विधान क्या है? राज्यसभा के अधीनस्थ विधान संबंधी समितियों में मंत्रालयों द्वारा विभिन्न अधिनियमों के तहत नियम बनाने में देरी शीर्षक की रिपोर्ट जारी है। विधायकों का अधीनस्थ अधिकारी द्वारा बनाए गए कानून के अधीन विधान कहा जाता है। अधिकांश अधिनियम, नियम, विनियमन, उपनियम आदि बनाने की शक्तियां अधीनस्थ अधिकारियों को सौंपते हैं, जैसे कार्यपालिका। अधीनस्थ विधान या कानून का आवश्यकता क्यों पड़ता है? विधायिका के पास कानून बनाने के अलावा उसे जुड़े नियमों और विनियमों को बनाने के लिए बहुत अधिक समय नहीं होता। ऐसे में अधीनस्थ विधान का निर्माण अधीनस्थ पदाधिकारियों की भूमिका एक व्यवहारिक जरूरत बन जाती है। विशेषज्ञों और टेक्नोक्रेटों कानून के ढांचे में रहते हुए अधीनस्थ विधान की मदद से जानकारी प्रदान करते हैं, विशेष रूप से कानून के नए उभरते क्षेत्रों जैसे डेटा सुरक्षा आदि संबंधी मददगार होता है। राज्यसभा के अधीनस्थ विधान संबंधित समिति के बारे में। इसका गठन राज्यसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 204 के तहत किया जाता है। सौंपे गए कार्य, इसका मुख्य कार्य है समीक्षा करना, राज्यसभा को सूचित करना, नियम, विनियम, उपविधिक योजना आदि बनाने शक्ति के उचित रूप से किया गया अथवा नहीं। संसद की सुरक्षा सेंध कोई बड़ा चीज़ नहीं है। अभी हाल ही में जो विस्फोट हो गया था, क्या आता है, गैर सदस्यों को प्रवेश की वापसी के निष्कासन करने की बात करता है। अभी जो विस्फोट किया था घुसकर, है ना, संसद के सुरक्षा में सेंध लगाई, जहां आरोपी विजिटर पास लेकर घुस गए, उचित नारेबाजी किए, पीला रंग के धुआं छोड़ रहे, यही सब है, बड़ा चीज़ है नहीं। सरपंच पति की बात करते हैं। संसदीय स्थायी समिति ने कहा है कि निर्वाचित महिलाओं को प्रशिक्षित करके सरपंच पति या प्रधान पति की व्यवस्था समाप्त कर दिया जाए। कहा जाता है कि निर्वाचित महिलाओं के पति उनके प्रॉक्सी रूप से कार्य करते हैं तथा उसके वास्तविक राजनीतिक निर्णय लेने में शक्तियों का उपयोग करते हैं। बहुत अच्छी बात है इसका कहने का मतलब। और साथ में 50% क्या होता है, सरपंचों के स्तर में महिलाओं को 50% का आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। इसमें ये है कि महिला लोग सरपंच तो बन जाते हैं, लेकिन उनके पति उसका एक्चुअली में यूज करते हैं, पावर का यूज करते हैं। और हमारा लास्ट सेशन अभी यहाँ पे बच रहा है, शहरी स्थानीय निकायों के पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की बात करता है। तो हरियाणा मंत्रिमंडल ने पिछड़े राज्य वर्ग आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। इसमें शहरी स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्ग ब्लॉक ए श्रेणी के लिए आरक्षण का अनुपात उल्लेख करता है। संविधान का 243(t)(6) में के अनुसार राज्य विधानमंडलों पर नागरिकों के पिछड़े वर्ग के पक्ष के किसी भी
किसी भी नगरपालिका में सीटों का आरक्षण का नगरपालिका के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण का प्रावधान से कोई रोक नहीं सकता है। के कृष्णमूर्ति बनाम भारत संघ विवाद 2010, गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य अन्य विवाद 2021 में सुप्रीम कोर्ट के नियमों को निकायों में अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण को अंतिम रूप देने के लिए ट्रिपल टेस्ट क्या कहता है, ट्रिपल टेस्ट को रेखांकित किया गया था, इसमें शामिल था। अभी ट्रिपल टेस्ट क्या है, 1 2 3 देख लेते हैं। स्थानीय निकायों को पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थों की कठोर अनुभवजन्य जांच करने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन करना, आयोग के प्रस्तावों के आलोक में स्थानीय निकायों में अवकाश आरक्षण के अनुपात को निर्दिष्ट करना तथा यह सुनिश्चित करना कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण कुल सीटों का 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। आज हमारा सेकंड सेशन यहाँ ख़त्म हो रहा है। तो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ सपोर्ट करें और कमेंट करें। नेक्स्ट सेशन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।